हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पर। दोस्तों आज है 10 अप्रैल 2021 और 10 अप्रैल 2021 को दोस्तों RBI के सेकंड डे का एग्ज़ाम है। 9 तारीख वाला एग्ज़ाम दोस्तों सक्सेसफुली कंडक्टेड रहा। अब ये दोस्तों 10 तारीख वाले बच्चों का जो है आज एग्ज़ाम है और मैंने बोला था कि इनके लिए मैं इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊंगा कि इनके जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं 3 से 4 दोस्तों जो इको से क्वेश्चन रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में बनाई है मैंने और इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों आपके 3 से 4 जो नंबर है वो गारंटीड पक्का है इसमें से आएंगे। और जो इसकी प्रीवियस वीडियो थी दोस्तों 2 वीडियो और डाली है मैंने इससे पहले, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोस्तों ये पार्ट 3 है। आप इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखना, आपके 3 से 4 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। ऐसे ऐसे फैक्ट है दोस्तों जो एग्जाम में आए हुए हैं जो मैंने करवाया है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों इसमें है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब है दोस्तों सरकारी बैंक जो है टोटल 12 है, इनकी संख्या 12 है पब्लिक सेक्टर बैंक की। ठीक है दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक में आप लोग जानते ही कौन कौन से आ जाते हैं। SBI हो गया, केनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, PNB हो गया, ये सारे जो है पब्लिक सेक्टर के बैंक के सरकारी उपक्रम है। ठीक है, उसके बाद जो आते हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक आते हैं दोस्तों और इनकी संख्या जो है टोटल 22 है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्राइवेट सेक्टर के टोटल कितने बैंक हैं या पब्लिक सेक्टर या फिर टोटल कितने सरकारी बैंक हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राइवेट सेक्टर के टोटल 22 बैंक हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर के बैंक जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक और फेडरल बैंक जो है दोस्तों वो इस प्राइवेट सेक्टर बैंक के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं 2014 की तो 2014 में 2 जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक बने थे, एक बंधन बैंक बना था और एक IDFC फर्स्ट बैंक बना था। और लास्ट में जो सबसे लास्ट बैंक बनाए दोस्तों वो IDBI बैंक बनाए, IDBI। ठीक है दोस्तों, और ये 2019 में बनाए IDBI बैंक। ठीक है, और जो इसके 51% शेयर हैं वो LIC के द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक का दोस्तों टोटल नंबर 46 है। पूरे देश में दोस्तों फॉरेन बैंक यानी विदेशी बैंक जो है 46 विदेशी बैंक है। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, दोहा बैंक दोस्तों ये जो है ये हमारे फॉरेन बैंक में आते हैं। और मैं लास्ट फॉरेन बैंक की बात करूँ तो वो 2019 में बना था जो कि भारत का 46वां फॉरेन बैंक बना था, बैंक ऑफ चाइना के नाम से। इसकी पहली ब्रांच दोस्तों मुंबई में खोली गई थी। ठीक है, अगला है इसमें दोस्तों रीजनल रूरल बैंक। दोस्तों जो ग्रामीण बैंक होते हैं रीजनल बैंक उनकी टोटल संख्या 43 है जो कि ग्रामीण बैंक कहलाते हैं। यहाँ से आपको 2 चीजें याद रखनी है दोस्तों कि जो RRB है गोवा और सिक्किम में दोस्तों कोई भी RRB नहीं है। ठीक है दोस्तों, गोवा और सिक्किम में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो ग्रामीण बैंक है इनका संचालन नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक की संख्या टोटल 6 है। तो दोस्तों आपको ये टोटल संख्या याद रखनी है कि किस बैंक की कितनी संख्या है। आपका एग्जाम जो है दोस्तों आज इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं बैंक हिस्ट्री की, जो हमारा बैंक का इतिहास है वह क्या रहा है, कब कब डेट पे कौन सा बैंक खुला था। तो दोस्तों सबसे पहला जो बैंक है वो 1770 से 1829 के बीच में खोला गया था जो कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान था और ये वेस्ट बंगाल में खोला गया था, पश्चिम बंगाल में। दोस्तों ये नाकाम रहा था, ये बंद हो गया था 1829 में आते आते। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 1806 से 1921 तक जो है बैंक ऑफ बंगाल रहा। 1840 से 1921 तक दोस्तों बैंक ऑफ बॉम्बे रहा और 1843 से लेके 1921 तक दोस्तों जो बैंक ऑफ मद्रास है ये रहा था। ठीक है दोस्तों, ये डेट दोस्तों आपको देख के थोड़ा अचंभा हो रहा होगा कि सारे बैंक जो है एक साथ बंद क्यों हो गए। दोस्तों ये एक साथ इसलिए बंद हो गए क्योंकि इन तीनों बैंकों को जो है एक कर दिया गया 1921 में और 1921 में जो है इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। तो 27 जनवरी 1921 में जो है इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई जो कि इन तीनों बैंकों की जगह आती है। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इंपीरियल बैंक में कितने बैंक शामिल थे। ठीक है दोस्तों, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 बैंक जो है इंपीरियल बैंक में आते हैं। और आगे जाके दोस्तों जो इंपीरियल बैंक है वह भी बंद हो जाता है, उसकी जगह पे जो है SBI खुलता है उसके नए नाम से। इंपीरियल बैंक जो है बंद हो जाता है और SBI खुलता है नए नाम से यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 1 जुलाई 1955 को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको कुछ बैंकों के मर्ज याद रखने, जैसे
1865 से 2020 तक जो है इलाहाबाद बैंक रहा था। इसका मर्ज दोस्तों इंडियन बैंक के साथ कर दिया और इसका नाम यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि ये भारत का सबसे पुराना बैंक था। हमारे भारत का सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक था, जिसका मर्ज इंडियन बैंक में कर दिया। दोस्तों आपको ये मर्ज वाले जरूर याद करके जाने हैं, क्योंकि 9 अप्रैल में तो नहीं पूछे गए, लेकिन आपके जो 10 अप्रैल की शिफ्ट है इसमें ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1894 में एक बैंक खुला जो कि अभी तक जारी है, जिसका नाम पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में खुला था। आपको डेट याद नहीं करनी, अभी इतना प्रेशर मत दो। जिन बच्चों को डेट याद है वो थोड़ी रिवीजन कर लो। ठीक है बस। उसके बाद दोस्तों जो मैंने बताया था कि 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से खुला, ये भी दोस्तों नाकाम रहा। फिर इसी का नया नाम जो है एसबीआई ने ले लिया और एसबीआई 1 जुलाई 1955 को खुला। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जरूर याद रखना, ये कल के पेपर में आया है। 19 जुलाई 1969 को दोस्तों 14 बैंकों का जो है नेशनलाइज किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। कल के ही एग्जाम में आया है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। ये दोस्तों जो नेशनलाइज हुआ था ये इंदिरा गांधी ने करवाया था। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी देश की, तब जो है ये नेशनलाइज हुआ था 14 बैंकों का 19 जुलाई 1969 को। उसके बाद दोस्तों आपको ये 6 बैंकों का नेशनलाइज जरूर याद रखना है, जो कि 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। यानी 6 बैंकों का नेशनलाइज हुआ था 15 अप्रैल 1919 को। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दोस्तों राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों 1993 में दोस्तों जो है एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया खुला, जो कि मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है दोस्तों। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्ज जो है पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया उसका। उसके बाद दोस्तों 2019 की ही मैं बात करूं तो जो देना बैंक है और विजया बैंक है, इन दोनों का मर्ज कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा में। यानी दोस्तों ये देना बैंक और विजय बैंक का नाम सुना होगा आपने, इन दोनों का मर्ज बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। यानी इनका विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ हेडक्वार्टर्स याद रखने हैं अगर आपसे याद हो, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप सारे बैंकों के जो है नाम याद रख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है जो चीज ऑफ इंडिया पे खत्म होती है, यानी कहीं से भी शुरू हो लेकिन ऑफ इंडिया पे दोस्तों अगर कोई चीज खत्म होगी तो उसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। ऑफ इंडिया याद रखना है आपको, उसका मुख्यालय मुंबई में पड़ेगा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इन चारों का ही दोस्तों जो है मुंबई में इनका मुख्यालय है। उसके बाद दोस्तों जिसके भी आगे पंजाब लगा होगा उसका मुख्यालय कहाँ होगा, पंजाब के निकट दिल्ली में। ठीक है दोस्तों। तो जिनके भी आगे पंजाब लगा होगा, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों जिनके भी आगे इंडियन लगा होगा उनका मुख्यालय कहाँ पे होगा, चेन्नई में। यानी इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इनका कहाँ होगा, चेन्नई में। उसके बाद दोस्तों कुछ आपको अलग याद रखने, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये तो पुणे में है, ये तो आप याद कर लोगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे। कैनरा बैंक दोस्तों बेंगलुरु में है, बेंगलुरु वालों को पता होगा। यूको बैंक दोस्तों कोलकाता में है और बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके नाम में बड़ौदा है तो इसका मुख्यालय भी बड़ौदा में होगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपको एक बहुत महत्वपूर्ण फुल फॉर्म याद रखनी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है दोस्तों, जिसको गोल्डन हैंडशेक भी कहते हैं। गोल्डन हैंडशेक कहते हैं दोस्तों जब आप रिटायर होते हैं तो जो रिटायरमेंट की स्कीम है दोस्तों उसी को कहते हैं वीएसआर, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट के बाद जब कुछ पैसा मिलता है तो वो इसी स्कीम के अंतर्गत आता है, वीएसआर, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं कुछ संस्थाओं की जो कि आपके एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंस रखती है। इसकी जो है दोस्तों आपको फुल फॉर्म, स्थापना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये सब याद रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो नाबार्ड है, नाबार्ड की फुल फॉर्म होगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जिन व्यक्तियों को ये फुल फॉर्म आती है वो मेरे साथ बोलेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। इसकी जो स्थापना थी दोस्तों वो 12 जुलाई 1982 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में जो नाबार्ड के चेयरमैन हैं वो है गोविंद राजुलू चिंटाला। ठीक है, कौन है, गोविंद राजुलू चिंटाला। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं सिडबी की, तो सिडबी की फुल फॉर्म होगी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, 2 अप्रैल 1990 में सिडबी की स्थापना की गई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो आप देख लेना कौन है इसके अध्यक्ष,
उसके बाद दोस्तों वहीं मैं बात करूं एग्जिम बैंक की यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो 1 जनवरी 1982 में की गई थी। और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो है वेंकट सुब्रमण्यम। कौन है दोस्तों? वेंकट सुब्रमण्यम है ये एग्जिम बैंक के अध्यक्ष। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं बहुत इंपॉर्टेंट बैंक जो कि एनएचबी कहलाता है दोस्तों, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि कल के एग्जाम में आया है और फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में दोस्तों ये एनएचबी का क्वेश्चन आया है। इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी फुल फॉर्म होगी। इसकी स्थापना दोस्तों 9 जुलाई 1988 में की गई थी। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 में की गई थी। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है शारदा कुमार होटा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोस्तों वहीं पे IRDAI की, ठीक है दोस्तों, IRDAI की बात करूं तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होगी दोस्तों? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। दोस्तों आज के क्वेश्चन में एक स्थापना जरूर पूछी जाएगी, इनमें से जो मैं करा रहा हूं NHB IRDAI ये सारी इन संस्थाओं की स्थापना जरूर पूछी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और IRDAI के जो चेयरमैन है वो है सुभाष चंद्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये होती है जो कि आरबीआई की एक अपनी खुद की कंपनी है जिसमें आरबीआई का सारा पैसा लगा हुआ है, जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में करवाया था। इसकी फुल फॉर्म होगी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी योजना। ठीक है दोस्तों, इसका जो है दोस्तों मुख्यालय वो मुंबई में है। नेक्स्ट की दोस्तों अगर मैं बात करूं एनपीए की फुल फॉर्म दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है एनपीए की नॉन परफॉर्मिंग असेट। इसको दोस्तों बैड लोन के नाम से भी जाना जाता है। जो लोन जो है जो रिकवर नहीं हो पाता उसको जो है दोस्तों बैड लोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं दोस्तों अगर बात करूं आईएफएससी की, तो आईएफएससी की जो फुल फॉर्म है यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आईएफएससी की फुल फॉर्म होगी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होगी दोस्तों? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों एटीएम की जो फुल फॉर्म है, एटीएम की फुल फॉर्म भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। क्या होगी दोस्तों? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो देश में मुद्रा होती है, मुद्रा की पूर्ति के कुछ माप होते हैं जो आपने पढ़े होंगे 12th क्लास में, आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे M1 M2 करके। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो 2 फॉर्मूले हैं आपको काफी इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। सबसे पहला तो याद रखना है आपको M1 का फॉर्मूला, टोटल करेंसी जितनी है अगर उसमें प्लस कर दे हम बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई, आरबीआई में जितनी भी बैंक जो लोग हैं, जितने भी बैंक हैं वो डिपॉजिट करवाते हैं, और कोई अदर डिपॉजिट जो आरबीआई में होती है, कोई अन्य जमा जो आरबीआई में होती है, तो ये दोस्तों सब प्लस करोगे तो आपके पास M1 का फॉर्मूला आ जाएगा मुद्रा की पूर्ति के माप। ठीक है दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये M2 वाला है क्योंकि ये ही एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता रहा है। ठीक है दोस्तों, M2 का फॉर्मूला होगा जो M1 है, यानी ऊपर जो आपने ये पढ़े थे दोस्तों, ये चीज ये वाला जो दोस्तों आपने पढ़ा था, अगर M2 निकालना है तो M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। अगर पोस्ट ऑफिस में जितनी भी सेविंग लोग डिपॉजिट करवाते हैं अपनी सेविंग्स, उनको ऐड कर दें तो हमारे पास M2 का फॉर्मूला आ जाएगा, और ये ही एग्जाम में आता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं तो सेबी की जो फुल फॉर्म है वो होगी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो है अजय त्यागी, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगर मैं बात करूं बीएसई की, तो बीएसई की फुल फॉर्म होगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये बॉम्बे में है। ठीक है दोस्तों, ये भारत और एशिया का पहला जो है स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। उसके बाद दोस्तों एनएसई की मैं बात करूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना दोस्तों 1992 में की गई थी, और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है यह भी मुंबई में है। और ये टोटल टॉप 50 कंपनी जो होती हैं दोस्तों उनके निफ्टी के बारे में बताता है, और जो सेंसेक्स के बारे में बताता है दोस्तों वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोस्तों बात करूं NYSE, तो NYSE की फुल फॉर्म होगी, N से होगी न्यू, Y से होगी यॉर्क, S से होगी स्टॉक और E से होगी एक्सचेंज, यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो वेड स्ट्रीट न्यूयॉर्क में है। ठीक है,
ये 1772 में खोला गया था और ये विश्व का सबसे बड़ा जो है स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, वहीं मैं बात करूं एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसका जो मुख्यालय है ये नीदरलैंड्स में है। ठीक है दोस्तों, एम्स्टर्डम में नीदरलैंड है, वहां पे इसका मुख्यालय है और ये 1602 में खोला गया था। विश्व का पहला जो है स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों वो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको कुछ कंपनियों से याद रखना है। महारत्न कंपनी दोस्तों टोटल 10 तरह की जो है महारत्न कंपनी है ना, और नवरत्न कंपनियों की संख्या टोटल 14 है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि महारत्न और नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी याद रखनी है जो 24 जुलाई 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जारी की गई थी। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही दोस्तों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण ये 3 नारे दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद बैंक का जो मर्ज या विलय है वो इंडियन बैंक में किया गया था। उसके बाद दोस्तों न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय 1993 में किया गया पंजाब नेशनल बैंक में। 2019 में दोस्तों देना और विजय बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। ठीक है दोस्तों, और 1 अप्रैल 2020 को 4 बैंकों का विलय किया गया। पहला था इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय दोस्तों कैनरा बैंक में। यूनाइटेड बैंक एंड ओबीई ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय दोस्तों जो है पंजाब नेशनल बैंक में किया गया था। और आंध्र एंड कॉरपोरेशन बैंक का विलय दोस्तों यूनियन बैंक में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीजें हैं दोस्तों जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है जो आपके एग्जाम में आने वाली है। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए सुबह सुबह उठ के ये वीडियो बनाइए 10 तारीख वाले बच्चों के लिए, ताकि वो अपने 3 से लेके 4 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूरे कर सके। ठीक है दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस बड़े प्लेटफॉर्म से अपना नाम सुनना तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चन भेजें ताकि हम उसको एनालाइज कर सके और आप हमारी मदद कर सके। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।